नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक माह के अंदर अलग-अलग जिलों में घटे 3 घटनाओं के बारे में और आप खुद निर्णय लेंगे कि आखिर इन घटनाओं के पीछे जिम्मेदार कौन है, समाज, सरकार या प्रशासन। पहली घटना मध्य जून में जो घटती है औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाली छात्रा श्रेया के साथ। श्रेया सुबह निकलती है कोचिंग के लिए, लेकिन उस दिन वह कोचिंग न पहुंच करके वे कहीं और पहुंच जाती है और वह कहीं और कैसे पहुंचती है यह एक मिस्ट्री है। और उसके बाद उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, दुराचार होता है और वह हिंसक, राक्षसी, हवसी समाज के दरिंदे लोगों का शिकार हो जाती है। दूसरी जो घटना घटती है वह रोहतास जिले के औंग सोनडेहरी प्रखंड के एक छोटे से गांव की छात्रा नीतू। वह पार्ट 2 की छात्रा है। अक्सर वह जब घर से निकला करती थी किसी भी काम से तो अपनी माँ को बता कर जाती थी, लेकिन उस दिन पता नहीं किसका फ़ोन उसके मोबाइल पे आता है। वह बात करती है और बिना घर में किसी को बताए वह निकल जाती है। जब वह निकलती है तो उसके बाद वह लौट कर घर नहीं आती है। उसके बाद उसके परिजन बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, खोजबीन चालू हो जाता है। क्षेत्रीय थाना में एफआईआर दर्ज करवाए जाते हैं। उसके बाद पास के ही नहर से एक शव प्राप्त होता है जिसकी पहचान नीतू के रूप में की जाती है। श्रेया और नीतू दोनों छात्रा, श्रेया 11वीं की छात्रा, नीतू पार्ट 2 की छात्रा, और दोनों के साथ जो घटनाएं घटती है वह लगभग एक जैसा ही घटनाएं घटती हैं। और दोनों की जो शव प्राप्त होती है वह इंद्रपुरी बराज से निकले हुए नहरों से ही प्राप्त होती है। दोनों के हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने एवं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने हेतु समाज के लोग धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, थानों का घेराव करते हैं, पुलिस प्रशासन के प्रति रोष व्यक्त करते हैं, जनप्रतिनिधियों के प्रति रोष व्यक्त करते हैं। काफ़ी हो हल्ला हंगामा मचता है। नेता और कई समाजसेवी इनके न्याय की गुहार लगाते हैं, पीड़ित परिवार के घर जाकर के उनके परिजनों से मुलाकात करते हैं। तब जाकर के पुलिस प्रशासन का नींद खुलता है और टीम गठित करके घटनाओं में प्रत्येक गतिविधियों की जांच की जाती है। श्रेया हत्याकांड जो हुई उसके अपराधियों को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन नीतू हत्याकांड के अपराधियों को अब तक नहीं पकड़ा गया। लगभग 13-14 दिन बीत चुके हैं। श्रेया हत्याकांड का आग बुझा भी नहीं था कि नीतू हत्याकांड की ज्वाला भड़क जाती है। और श्रेया हत्याकांड, नीतू हत्याकांड का अभी ज्वाला समाप्त भी नहीं हुए थे कि उधर सीतामढ़ी में एक शिक्षिका संगीता कुमारी हत्याकांड का अग्नि व ज्वाला एक साथ भड़क जाता है। सीतामढ़ी की शिक्षिका संगीता सीतामढ़ी में ही दूसरे प्रखंड में, अपने गृह प्रखंड को छोड़कर के दूसरे प्रखंड में वह एक मध्य विद्यालय में कार्यरत थी। 4 दिन पूर्व वह निकलती है अपने कमरे से और उनके साथ रहने वाले जो 2 और शिक्षिका उनके द्वारा बताया जाता है कि वह पूजा के लिए गई थी। जब कमरे से निकलती है तो फिर उसके बाद वो वापस नहीं आती है। आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन चालू होता है। 4 दिन के बाद उसका शव भी एक नदी से प्राप्त होता है। वह भी एक मिस्ट्री है कि आखिर उसके साथ इतनी हैवानियत, इतनी दरिंदगी भरा घटना का अंजाम दिया कैसे गया। शिक्षिका संगीता के परिजन के द्वारा जिस विद्यालय में वो कार्यरत थी वहाँ के प्रधानाध्यापक एवं जिस मकान में वो रहती थी उस मकान के मालिकी जो विधवा है उस पर आरोप लगाया जाता है। हालांकि यह जांच का विषय है, दोषी कौन है वह जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर पढ़े लिखे, पढ़ने पढ़ाने वाले ऐसी घटनाओं का शिकार बन रहे हैं, आखिर क्यों?
इसमें कई प्रकार के एंगल नजर आते हैं। एक तो कि जब कोई छात्रा पढ़ने के लिए निकलती है तो वह कोचिंग या विद्यालय न पहुंच करके और वह दूसरे स्थानों पर, चाहे होटल में हो, पार्क में हो, रेस्तरां में हो, अन्य जगहों पर वो कैसे पहुंचती है। यदि उसे जबरन अगवा करके और लाया गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, फिर उसे मौत का घाट उतार करके उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए कहीं फेंका गया, तो बेचारे उस लड़की का, उस महिला का इसमें क्या दोष है। लेकिन यदि स्वयं वह विद्यालय न जाकर के, कोचिंग न जाकर के और उसी समय का दुरुपयोग वह कर रहे हैं अपने माता पिता, अपने भावकों के आंखों में धूल झोंक करके, तो कहीं ना कहीं दोष उस लड़की का भी है। छात्रा श्रेया हो या नीतू हो, प्रेम करना गुनाह नहीं है, लेकिन ऐसे हवसी, ऐसे राक्षसी, ऐसे दरिंदे लोग जो अपने हवस का शिकार बनाने मात्र एवं शिकार बना करके उसे ठिकाने लगाने के उद्देश्य से एक नहीं कई लड़कियों, कई महिलाओं से वो संपर्क साधते हैं और इसी प्रकार वे अपने हवस का शिकार बनाते हैं। खुद के साथ साथ कई अपने मित्रों, अपने दोस्तों के साथ अपने प्रेमिका को जबरन संबंध बनाने का प्रयास करवाते हैं और उसके बाद उन्हें ठिकाने लगा दिया जाता है। तो हमें अपने बहन, बेटी, बहू को ऐसे दरिंदों, ऐसे हौसी, ऐसे राक्षसी समाज के इन अपराध से भरे मन और मस्तिष्क वाले पशु की भांति व्यवहार करने वाले लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। चलो, इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, कहीं ना कहीं समाज का दोष है। इस पर घटनाओं का अंजाम आखिर समाज में हो कैसे रहा है, लेकिन जो अपराधी है वो आखिर अपराध कर कैसे रहा है, और एक ही अपराधी बार बार इस प्रकार के अपराध क्यों करता है। क्योंकि हमारा सरकार, हमारा शासन कमजोर है, बुजदिल है, बेकार है, नकारा है, मकार है। उसके पास इस प्रकार के अपराधियों को दो ही सजा देने का प्रावधान है, या तो आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा, और उसमें भी मानवता का खासा ध्यान रखा जाता है। जब अपराधी खुद मानव नहीं है, उसके अंदर पशुता भरी भावना भर चुकी है, वह अमानवीय व्यवहार कर रहा है, तो उसके साथ मानवता रूपी व्यवहार क्यों? उस सजा याफ्ता अपराधी के साथ नैतिकता और मानवता क्यों? मैं तो कहता हूं कि इस प्रकार के अपराध करने वाले दरिंदों को इतना खौफनाक सजा देना चाहिए और उस सजा का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, ताकि दूसरे अपराधी जिनके मन मस्तिष्क में इस प्रकार के अपराध करने का बोध उत्पन्न हो, वे 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाएं कि वो करने क्या जा रहे हैं, उसके बाद उनका अंजाम क्या होने वाला है। तब जाकर के इस प्रकार के अपराध रुकेंगे। ऐसा नहीं है कि अपराध रुक नहीं सकते हैं, रुके सकते हैं, लेकिन इसके लिए तटस्थ होना पड़ेगा सरकार को और प्रशासन को। साथ ही हमारे बिहार में और कुछ राज्य हैं ऐसे जहाँ पे अपराधी चाहे जितना भी बड़ा हो और कितना भी बड़ा अपराध को किया हो, कितनी भी बड़े घटनाओं का अंजाम दिया हो, यदि वह किसी प्रशासनिक पदाधिकारी का हित रिश्तेदार निकल जाता है, जान पहचान का निकल जाता है, या फिर कोई नेता मंत्री का हित रिश्तेदार जान पहचान का निकल जाता है, तो फिर उसके बचाव में बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता खड़े हो जाते हैं और उनका मनोबल बढ़ता है उन अपराधियों का, और फिर वे निकलते हैं और अपराध करना शुरू प्रारंभ कर देते हैं। साथ ही हम वकीलों से आह्वान करेंगे, आग्रह करेंगे कि यदि आपको पता है कि यही अपराधी है और इसने इस अपराध का, इस घटना का अंजाम दिया है, तो चाहे आपको कितना भी पैसा दिया जाए, आप उस अपराधी के पक्ष में कतई खड़ा ना हो, उन्हें आप बचाने का कतई प्रयास न करें, नहीं तो इस पाप का भागीदारी तो आप भी हैं। भले ही आपको लग रहा होगा कि आपका पेशा है और आप अपना पक्ष रख रहे हैं जिस पक्ष से आप हैं, लेकिन आप तो उस जिस पक्ष का पक्षकार है उसे बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो वकीलों को भी इस प्रकार के अपराधों के लिए इनके पक्ष में, इनके बचाव में खड़ा नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार के अपराध के
इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले जो दरिंदे हैं, जो अपराधी हैं, यदि इनके पक्ष में न समाज खड़ा होगा, न वकील खड़ा होगा, न शासन, न सरकार खड़ा होगा, और जब ये अकेले महसूस करने लगेंगे, तब जाकर के इस प्रकार के अपराध रोक पाएंगे। अन्यथा हम चाहे जितना भी सड़क से सदन तक हो हंगामा मचा ले, हम अपने बहन, बेटी, बहुओं को इन दरिंदों, इन अपराधियों, इन राक्षसों, इन हवसियों से बचा नहीं सकते हैं। तो हमें समाज को सजग बनाना होगा। हमें अपने बहन, बेटी, बहुओं को इस प्रकार के दरिंदे, हवसियों, राक्षस प्रवृत्ति के अपराधियों के पहचान का बोध कराना होगा एवं सरकार और प्रशासन को सख्त से सख्त, चाहे उनके घर का ही क्यों न अपराधी हो, उनका बेटा ही क्यों न अपराधी हो, उनका भाई ही क्यों न अपराधी हो, हर संभव उसे दोषी मानते हुए और उस दोष का सजा देना होगा, तभी जाकर के हमारा समाज बच पाएगा, अन्यथा बर्बाद हो जाएगा।